हाँ जी बच्चों, वेलकम टू लेक्चर नंबर 2 ऑफ कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। तो आज के इस लेक्चर में हम डाइलेक्ट्रिक या इंसुलेटर को अगर हम कैपेसिटर की प्लेट्स में डाल दें उससे क्या इफेक्ट आएगा ये समझेंगे। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आप इसमें समझेंगे कि डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है। वैसे आपको पता है ऐसे मटीरियल्स जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते उनको डाइलेक्ट्रिक बोला जाता है या इंसुलेटर बोल देते हैं। अब अगर हम किसी इंसुलेटर को कैपेसिटर की 2 प्लेट्स के अंदर डाल दें तो उससे हमारी कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। वैसे कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगी, बट इसकी फिजिक्स को हमने समझना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है विच इज़ कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। सो पोलराइजेशन का मतलब होता है कि जैसे हमारे पास डाइपोल मोमेंट्स होती हैं इंसुलेटर्स के अंदर, या परमानेंट डाइपोल्स होंगे या नहीं होंगे, उसके ऊपर बेस्ड हमारे पास 2 तरह के डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं, पोलर या नॉन पोलर। वो अभी हम समझेंगे। इनकी डेफिनेशन की एग्जांपल्स आपको +2 के एग्जाम से पूछी जा सकती हैं। तो एक तो अगर हमारे पास कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, अगर हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उससे क्या होता है कि वो जो डाइपोल्स हैं, परमानेंट डाइपोल्स या हैं, तो वो ओरिएंट हो जाते हैं अलॉन्ग द इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर नहीं है तो वहाँ पे परमानेंट डाइपोल्स डेवलप हो जाते हैं और उस मटेरियल की हो जाती है पोलराइजेशन। तो इससे रिलेटेड हमारे पास जो भी डेफिनेशंस हैं, पोलराइजेशन वेक्टर आएगा, इलेक्ट्रिक सस्केप्टिबिलिटी आएगा, ये कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं जो आपको आनी चाहिए, वो हम करेंगे। फिर हम देखेंगे कि कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन क्या है। अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर हम डाइलेक्ट्रिक की शीट को डाल दें, पार्शियली फिल करेंगे तो अलग एक्सप्रेशन आएगा, फुली फिल्ड करेंगे तो अलग आएगा। जैसे आपको पास अभी डायग्राम में शो हो रहा है स्क्रीन पे, यहाँ पर रेड कलर की एक शीट है जिसको हम अगर कैपेसिटर की प्लेट के अंदर डालेंगे तो उससे हमारी कैपेसिटेंस कैसे बढ़ती है और इसका हमें एक्सप्रेशन निकालना है। फिर कुछ प्रॉब्लम्स आ जाएंगी इसके साथ रिलेटेड, और लास्ट में हम करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द कैपेसिटर। ठीक है, चलिए तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा डाइलेक्ट्रिक्स एंड इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। तो क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। देखिए, डाइलेक्ट्रिक जैसे मैंने बताया इंसुलेटर्स है। एग्जांपल के तौर पे हमारे पास ग्लास है, वैक्स है, वाटर है, वुड है। ये सब चीज़ें आपने डे टू डे लाइफ में देखी होंगी ना, स्टोन है, प्लास्टिक है, ये सब इंसुलेटर्स हैं। इंसुलेटर मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। अगर मान लो आपके पास एक रोड है, प्लास्टिक की पतली सी रोड है, और जो हमारी सॉकेट होती है ना जहाँ पे करंट आता है, मैंने उस सॉकेट में प्लास्टिक की रोड को डाल दिया और एक साइड से पकड़ लिया, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। आपको पता है ना, वायर्स के ऊपर, कॉपर वायर्स के ऊपर प्लास्टिक की इंसुलेशन होती है। इसी वजह से होती है कि वहाँ पर कॉपर को आप टच ना करो और आपको करंट ना लगे, क्योंकि वो इंसुलेटर हमारा करंट को कंडक्ट नहीं करता। तो इस तरह के मटेरियल्स जो होते हैं उनको डाइलेक्ट्रिक्स बोला जाता है। बट आज आप सीखेंगे कि ये मटेरियल्स करंट को तो कंडक्ट नहीं करते, बट इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को ये ट्रांसफ़र करते हैं, ये खुद इलेक्ट्रीफाई हो जाते हैं, या अगर हम फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलें तो ये मटेरियल्स पोलराइज हो जाते हैं। अब पोलराइजेशन क्या होती है वो समझेंगे। पहले थोड़ा थ्योरी पार्ट जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आप नोट कर लीजिए। तो इसमें हमें बताना है कि जो हमारा भाई डाइलेक्ट्रिक है, दे आर इंसुलेटर्स विच कैन बी यूज टू स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, दिस इज बिकॉज व्हेन सच सब्सटेंसेस आर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड their positive and negative charges get displaced in opposite direction। अब पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव भी है। कहाँ पर है ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस? देखिए, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड देयर इज पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, है ना। एटम के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस, एंड देयर आर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स विच आर सराउंडिंग द न्यूक्लियस। द नेगेटिव चार्जेस फ्रॉम इलेक्ट्रॉन क्लाउड अराउंड पॉजिटिव चार्ज, है ना। अब नेगेटिव चार्जेस का क्लाउड है जो इस तरह से हमारा फॉर्म हो जाता है। देखिए ध्यान से, मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, तो यहाँ पर ऐसे इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट्स के अंदर घूमते हैं। एक यहाँ है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर कुछ यहाँ है। ठीक है, तो इस चीज़ को ना हम बोल देते हैं क्लाउड ऑफ नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स हैं बेसिकली। अब इस डायग्राम में पॉजिटिव चार्ज का सेंटर जो मैं अभी ग्रीन कलर में बना रहा हूँ और नेगेटिव का सेंटर एक ही जगह पे है। ये सिमेट्रिक शेप है। तो इस तरह के मॉलिक्यूल को जहाँ सिमेट्रिक शेप होती है या एटम को हम बोलते हैं, इस तरह के एटम को हम बोलते हैं नॉन पोलर, क्योंकि इसमें ऑलरेडी डाइपोल मोमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास मटेरियल्स होते हैं दे आर कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक्स। अब इस डायग्राम पे आ जाइए। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में हमारे पास पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्जेस का ये जो क्लाउड बन रहा है उनमें थोड़ा सा स्मॉल डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, ऑलरेडी ऐसा होता है। एग्जांपल के तौर पे HCl आपके सामने डायग्राम बना है। अब यहाँ हमारे पास H है, यहाँ Cl है, Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव
डायरेक्शन में हमारे पास एक क्वांटिटी लाई करती है विच इज़ कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। ये हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल है H2O, 2 हाइड्रोजन के हैं हमारे पास एटम्स और एक ऑक्सीजन का है। ऑक्सीजन की डाइपोल मोमेंट H की तरफ इधर बनेगी, किधर बनेगी, तो रिजल्टेंट मोमेंट ऐसे नीचे बनेगी, ये भी डाइपोल मोमेंट है। तो इनके परमानेंट डाइपोल्स होते हैं इन मटेरियल्स के, ठीक है, और ये परमानेंट डाइपोल मोमेंट होती है। दे हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट्स ऑफ ऑर्डर 10⁻⁻30 कूलम मीटर। बहुत स्मॉल परमानेंट डाइपोल मोमेंट होती है। क्यों होती है? बिकॉज ऑफ देयर असिमेट्रिक शेप, ठीक है। सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्जेस डज नॉट कोइंसाइड विद सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स। किसके अंदर, किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है हमारे पास, रेड से मार्क करेंगे हम, पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की। ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है, ठीक है। एग्जांपल्स अगर इसकी पूछ ले तो HCl एंड H2O। अब जैसे हम H2O वाटर की बात करें तो यहाँ जो चीज़ें नोट करने वाली हैं वो ध्यान से याद रखना। वाटर मॉलिक्यूल का जो एंगल होता है बच्चे, दैट इज़ अबाउट 105 डिग्री। ये वाला एंगल, कौन सा एंगल? इस एंगल की बात हो रही है, दो डाइपोल्स का जो एंगल है। और इसकी डाइपोल मोमेंट कितनी होती है ये भी आप याद रखेंगे। सो इट्स डाइपोल मोमेंट इज 6.1 10⁻⁻30 कूलम मीटर, ठीक है। ये पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हो गए। नॉन पोलर इस तरह के होते हैं, आपके सामने है, मैंने अभी बताया आपको, पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, एक ही जगह पे होगा। जैसे H2 गैस है हमारी, तो H2 में 2 हैं हमारे पास हाइड्रोजन के ही मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों कंबाइंड हैं, बट इसमें नेगेटिव पॉजिटिव शिफ्ट नहीं होता। इसका नेगेटिव इसके अराउंड होता है, इसका इसके अराउंड, एंड देयर सेंटर आर नॉट शिफ्टेड। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज ऑल्सो ए नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक। सो नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि these have symmetrical shapes and have zero dipole moment in normal state। नॉर्मल स्टेट का मतलब जब आपने इसको एक्सटर्नल फील्ड में नहीं रखा। तो अब हमें देखना है कि अगर हम किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उससे क्या होगा, ठीक है। लेट अस सी व्हाट हैपन्स व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी जो आपके सामने डायग्राम शो हो रहा है स्क्रीन पर, इसमें हमारे पास जो डाइलेक्ट्रिक यूज़ किया गया है वो पोलर है। कैसे है पोलर? ऑलरेडी आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये छोटे छोटे जो पीसीज हैं दे आर डाइपोल्स, है ना। इनमें नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज डिस्प्लेस्ड है, तो दे हैव परमानेंट डाइपोल मोमेंट्स, दे आर पोलर मॉलिक्यूल्स, बट इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, यहाँ पर अभी कोई फील्ड नहीं है, यहाँ हम लिख सकते हैं कि एक्सटर्नल फील्ड E0 जो है वो अभी 0 है फर्स्ट डायग्राम के अंदर। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड यू कैन सी दे आर रैंडमली ओरिएंटेड, दे आर इन रैंडम डायरेक्शन। देखो इसकी डाइपोल मोमेंट इधर जाएगी, इसकी ऑपोजिट आ गई, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी एक दूसरे के साथ। अगर इसकी इधर आई नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, इसकी ऑपोजिट आ गई। इस डाइपोल के नेगेटिव पॉजिटिव इधर गई, इसकी इधर आ गई। मतलब डाइपोल्स आर रैंडमली ओरिएंटेड इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक प्लास्टिक की शीट है, मैंने उसको ऐसे हाथ में पकड़ के रखा है, ये पेंसिल है, ये भी तो प्लास्टिक की बनी हुई है। इसके अंदर हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, और वो मॉलिक्यूल्स अगर पोलर नेचर के हैं तो वो रैंडमली ओरिएंटेड है, मतलब उनकी नेट डाइपोल मोमेंट 0 होगी जब तक मैं कोई एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं करूँगा। अगर मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखूँगा तब इसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ओरिएंट होना शुरू हो जाएंगे अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों ओरिएंट होंगे? आपने पढ़ा हुआ है, हम रिवाइज करते हैं। अगर हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, इसको बोला जाता है डाइपोल, और इसकी डाइपोल मोमेंट होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। आप जब इसको एक्सटर्नल फील्ड के अंदर ऐसे रखते हो, हमने बाहर से एक फील्ड ऑन कर दी E0। फील्ड कैसे ऑन करी जाती है? एक पॉजिटिव प्लेट यहाँ पर मैंने रख दी मेटल की, और एक नेगेटिव प्लेट यहाँ पे मैंने रख दी मेटल की। जैसे यहाँ पर ये पॉजिटिव प्लेट आपको शो हो रही है और नेगेटिव प्लेट शो हो रही है। अब जैसे ही आप इस डाइपोल को या इस मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे, इस पर टॉर्क लगेगा। आपने ये पढ़ा हुआ है कॉन्सेप्ट, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगी F = QE
और नेगेटिव के ऊपर फोर्स लगेगी F इज़ इक्वल टू माइनस क्यू ई, वो नेगेटिव डायरेक्शन में भागता है। यहाँ ई नॉट लगा देंगे अगर हमारी फील्ड ई नॉट है, तो इस वजह से जो पूरा का पूरा डाइपोल है ये घूम जाएगा, इस पर टॉर्क लगेगा और वो ओरिएंट हो जाएगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और सेकेंड डायग्राम में वही दिखाया गया है कि ड्यू टू दिस एक्सटर्नल फील्ड विच इज़ ई नॉट, जो किधर से किधर लगेगी, पॉजिटिव शीट से नेगेटिव शीट की तरफ, इस एक्सटर्नल फील्ड के कारण ये सारे डाइपोल जो हैं, ये इनकी डाइपोल मोमेंट्स आप देखो, अब ऑलमोस्ट दे आर इन सेम डायरेक्शन, है ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी सी और बढ़ा देंगे तो ये बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। तो जब भी किसी इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई जाती है तो उसके अंदर ये जो डाइपोल्स प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट हैं डाइपोल्स, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग ओरिएंट होना शुरू हो जाते हैं। इस प्रोसेस को बोला जाता है पोलराइजेशन। अभी मैं इसके नोट्स भी आपको शो करूँगा, पोलराइजेशन क्या है। फिर उसके साथ हमारे पास एसोसिएट होता है पोलराइजेशन वेक्टर। ये एक फिज़िकल क्वांटिटी है जो इसकी पोलराइजेशन को मेजर करेगी कि भाई कितनी एक्सटेंट तक हमारा डाइलेक्ट्रिक पोलराइज हुआ, वो इस पी वेक्टर से पता चलेगा। ये होगा हर किसी स्मॉल डाइपोल की डाइपोल मोमेंट इनटू नंबर ऑफ डाइपोल्स मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ये इसके बराबर होगा। आगे हम नोट्स भी आपको शो करेंगे, अभी के लिए आप समझिए कॉन्सेप्ट। तो ये डाइपोल्स जो हैं दे स्टार्ट ओरिएंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट। अब इस वजह से क्या होगा, यहाँ पर एक और इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी। कैसे, देखिए यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा इस साइड पे, जो कि नेक्स्ट डायग्राम में बना हुआ है, क्योंकि यहाँ सारे पॉजिटिव एक साइड पे हो रहे हैं। ये वाला नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा, अंदर अंदर इफेक्ट्स कैंसिल हो जाएंगे सारे, बट साइडों पे, शीट के साइड्स पे यहाँ नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा इधर, क्योंकि ये ब्लू जो है नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे रेड साइड जो है पॉजिटिव चार्ज, आपको पता है। तो देखिए एक और पॉजिटिव चार्ज की यहाँ पर हमारे पास लेयर बन गई है शीट के सरफेस पे, और इधर नेगेटिव चार्ज की लेयर बन गई है। अब इसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ना, और जो इस पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लेयर्स के कारण आएगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगी ऑपोजिट डायरेक्शन में, उसको बोला जाएगा ई आई, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, जो यहाँ बनाई हुई है EIND, या फिर मैं इसको कभी कभी EI बोल दूंगा, ठीक है। ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगी, एक्सटर्नल फील्ड ई नॉट इधर बनी है ना, तो दे आर ऑलवेज ऑपोजिट, ये याद रखना। तो यहाँ पर एक इक्वेशन बन जाती है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है डाइलेक्ट्रिक के अंदर, ये नेट है, फाइनल रिजल्ट ई नेट भी लिख देते हैं यहाँ पे, कोई चक्कर नहीं है, वो होगा एक्सटर्नल फील्ड माइनस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, आगे जाके काम भी आएगी ये हमारे। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है पोलराइजेशन। चलिए ठीक है, समझ आया। अब ये किस केस में था, ये था पोलर डाइलेक्ट्रिक के केस में। पोलर मतलब जहाँ पे ऑलरेडी परमानेंट डाइपोल मोमेंट्स प्रेजेंट थे। अगर ना होंगे, परमानेंट डाइपोल्स नहीं होंगे, तो क्या होगा, तब ये डायग्राम देखिए। ये हमारे पास ऐसा मटेरियल शो किया गया है जिसमें हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का सेंटर सेम है। देखो इनके मॉलिक्यूल्स की शेप देखो, स्फेरिकल बनाई गई है। ये जस्ट डिपिक्ट करने के लिए है, मेन मोटिव यहाँ पे समझाने का ये है कि इस केस में डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। हाँ, जब एक्सटर्नल फील्ड लगाएंगे तब कुछ होगा, लेकिन पहले हमारे पास इनका आपस में डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, दे हैव सेम सेंटर। अब इस तरह के मॉलिक्यूल्स को जब आप एक्सटर्नल फील्ड में रखते हो, ये बनाता हूँ मैं यहाँ पे, पॉजिटिव न्यूक्लियस, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड, मैंने इसको एक्सटर्नल फील्ड में रखा ई नॉट। क्या होगा इसके साथ, ये पॉजिटिव है ना, इस पे इधर फोर्स लगेगी अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव क्लाउड पे ऑपोजिट डायरेक्शन पे फोर्स लगेगी। इलेक्ट्रॉन्स इधर भागेंगे, F इज इक्वल टू माइनस क्यू ई, और यहाँ F इज इक्वल टू क्यू ई। ओवरऑल मॉलिक्यूल नहीं कहीं जाएगा, बट इसकी शेप चेंज हो जाएगी कुछ ऐसे, पॉजिटिव इधर आ जाएगा, थोड़ा सा नेगेटिव इधर, मतलब उनमें थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, और एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट जो वहाँ पे थी वो यहाँ पर इंड्यूस हो जाएगी। ये इंड्यूस लिखेंगे, इसी का इंड्यूस डाइपोल मोमेंट। ये एक मॉलिक्यूल की बात हो रही है। अब ये जो इंड्यूस डाइपोल्स हैं जो पहले नहीं थे बट शेप चेंज की वजह से हुए, यहाँ सिमेट्रिक शेप है मॉलिक्यूल की, यहाँ असिमेट्रिक हो चुकी है, उस वजह से यहाँ पर ये डायग्राम जो बन रहा है उसको ध्यान से समझेंगे तो इस साइड पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा अगेन, और इधर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा।
ठीक है। और यहाँ पर कलर चेंज करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर इंड्यूस्ड फील्ड ऐसे ही बनेगी ग्रीन कलर में, IE और ये हमारी अप्लाइड फील्ड थी। इसकी प्लेट्स नहीं शो करी बट मैं अब बना रहा हूँ। ये पॉजिटिव था और इधर हमारे पास नेगेटिव शीट है। इस वजह से ये फील्ड हमने लगाई थी E0। मतलब दोनों ही केस में सेम चीज़ हो रही है। क्या हो रहा है, एक साइड पर जो हमारी पॉजिटिव शीट है ये वाली, उस साइड पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है डाइलेक्ट्रिक शीट के ऊपर, और दूसरी साइड पर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, जिस वजह से वहाँ एक इंड्यूस्ड फील्ड है विच इज़ ऑलवेज ऑपोजिट टू द अप्लाइड फील्ड, एंड नेट फील्ड इज E0 माइनस EI, देयरफॉर नेट फील्ड गेट रिड्यूस्ड। मेन ये आउटकम है ये चीज़। दोनों ही केस में जब किसी डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उस रीजन के अंदर, डाइलेक्ट्रिक के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज़ हो जाएगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड के डिक्रीज़ होने से क्या होगा, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की ना वोल्टेज के साथ रिलेशन है, E इज़ इक्वल टू V/D, वेयर D इज़ द डिस्टेंस, है ना। जैसे ये मान लो दो आपके पास प्लेट्स हैं, यहाँ पर हमारे पास E इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है, दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी शो कर देते हैं, और D दोनों का डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा V पोटेंशियल, वो V पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड और D के साथ कैसे रिलेट करता है, ये ग्रेडियंट रिलेशन होती है उसके हिसाब से रिलेट करता है। अब D यहाँ पर कांस्टेंट है, मैं D के साथ कुछ नहीं कर रहा, प्लेट्स वहीं की वहीं पड़ी हुई हैं, जो डिस्टेंस है उनके बीच में वो चेंज नहीं हो रहा। अभी इस केस में क्या चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो रही है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड के रिड्यूस होने से V रिड्यूस हो जाएगा, पोटेंशियल, ओवरऑल पोटेंशियल, यही तो हम चाहते हैं। लास्ट केस में जब हमने लेक्चर में 1 में देखा कि एक प्लेट है, उसके पास एक दूसरी प्लेट रखी मेटल की, उससे भी ओवरऑल पोटेंशियल डिक्रीज़ हुआ था, और पोटेंशियल के डिक्रीज़ होने से क्या होता है, कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। यहीं पे यहाँ पे भी यही होगा। देखो ना, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है C का, C इज़ इक्वल टू Q/V। तो अगर V हमारा डिक्रीज़ हुआ तो कैपेसिटेंस उतनी ही इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये पहले एक समझने वाली चीज़ है, और इस रिलेशन को अभी तक हम यहाँ से लेके जाएंगे। आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। पोलराइजेशन कॉन्सेप्ट आपने जो समझा उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, बट उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको समझना है विच इज़ कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। पहले उस पर चलते हैं। ये वाला जो हमारा मॉलिक्यूल था, आपने देखा कि जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, पॉजिटिव और नेगेटिव ऐसे दूर दूर जाना शुरू हो गए, ऐसे डिस्प्लेस हो रहे हैं, है ना। अब अगर इसमें और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दें, ये और दूर चले जाएंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दें। इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ाने से हमेशा उनमें डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा। क्या होगा अगर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी जाए, तो उसकी एक लिमिट है। वो लिमिट जो होती है, वो लिमिट ये बोलती है कि अगर आप उस पर्टिकुलर वैल्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ा दोगे तो नेगेटिव पॉजिटिव सेपरेट हो जाएंगे। जैसे आयोनाइजेशन होती है ना, इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाते हैं एटम के अंदर से, सेम वैसे ही इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएंगे और पॉजिटिव पार्ट न्यूक्लियस अलग हो जाएगा, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे मटेरियल के अंदर, जो अभी बाउंड है, न्यूक्लियस के साथ बाउंड है। इसको बाउंड चार्जेस भी बोलते हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते चले जाओगे, बढ़ाते चले जाओगे, बढ़ाते चले जाओगे, अल्टीमेटली नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे सेपरेट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। आपने कई बार स्पार्क देखा होगा। क्या होता है, एक वायर है और एक यहाँ पे वायर है, उसके बीच में एयर में से स्पार्क नज़र आता है। वेल्डिंग में भी आपने देखा होगा, काफ़ी दूर होती है वेल्डिंग, ही एक हीट की वजह से होती है और एक दूर होती है। वहाँ पर इतनी हाई वोल्टेज जनरेट होती है कि वहाँ एयर का डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाता है और इलेक्ट्रॉन्स एयर में से ट्रैवल करके पॉजिटिव पोटेंशियल से नेगेटिव पोटेंशियल की तरफ ट्रैवल करते हैं स्पार्क में, ठीक है। तो वो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होता है एयर का। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये डेफिनेशन पहले कर लेंगे। और यहाँ पर एक टेबल है बहुत इंटरेस्टिंग, जिसमें हर किसी मटेरियल की जो इंपॉर्टेंट हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बताई गई है कितनी होती है, ठीक है। तो इसमें यहाँ ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। डाई इलेक्ट्रिक्स आर नॉन कंडक्टर्स, जैसे मैंने बताया, बट अप टू ए सर्टन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंडिंग ऑन इट्स नेचर। इफ़ द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सीड्स दिस लिमिटिंग वैल्यू, उससे अगर बढ़ा दे, कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है, वो लिमिटिंग वैल्यू है। अगर उससे बढ़ा दें, दे लूज देयर इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी
एंड बिगिन टू कंडक्ट। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम वैल्यू, ज़्यादा से ज़्यादा आप कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा सकते हो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट ए डाइलेक्ट्रिक कैन टॉलरेट। ठीक है, मैक्सिमम कितनी लगा सकते हो, ये होती है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ विदाउट ब्रेक डाउन। ठीक है, इसका यूनिट वोल्ट पर मीटर होता है, डायमेंशन इसका m1 L1 T-3 होता है। ठीक है, तो ये डायमेंशनल फार्मूला नोट कर लेना डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का, वोल्ट पर मीटर से निकालेंगे ये डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा। वोल्ट आपको पता है, वोल्ट के पोटेंशियल डायमेंशन फार्मूले मैंने बताए होंगे या आप कर सकते हो। तो ये देखिए वैल्यूज़, अब देखिए कितना है। देखो एयर के लिए आप देखिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे पास एयर के लिए ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, जिसकी मैंने अभी बात नहीं करी, अभी हम करेंगे। चैप्टर नंबर 1 में करी थी जब हमने कूलम्स लॉ पढ़ा था। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के या एप्सिलॉन आर, ये होता है रेशो ऑफ द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम टू मीडियम। ठीक है, तो उसी को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, बट यहाँ पर दोबारा से डिफाइन करेंगे। तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स हैं डिफरेंट मटेरियल्स के। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पर इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, बट यहाँ पे अभी मैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे यूनिट है 10⁻6 वोल्ट पर मीटर, इसको मेगा वोल्ट पर मीटर भी बोल सकते हैं। तो एयर की है 3 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर, मतलब 30 lakhs वोल्ट्स पर मीटर, ये एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है। मतलब 1 मीटर का डिस्टेंस है, 1 मीटर का डिस्टेंस, ठीक है, आप देख सकते हो इतना होता है, अभी कैमरे से बाहर जा रहा है। तो उस 1 मीटर के डिस्टेंस पे 2 प्लेट्स रखी हैं आपने, और एक प्लेट पे आपने पॉजिटिव चार्ज दिया, दूसरी पे नेगेटिव, और जो वहाँ पर वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस है वो 30 lakhs वोल्ट का है। 30 lakhs बहुत ह्यूज अमाउंट होती है ये वोल्टेज की। ठीक है, हमारे घरों में जो वोल्टेज आती है ना 220 वोल्ट आती है सिर्फ, और उससे सारे अप्लाइंसेस चलते हैं। तो आप सोचिए 30 लाख वोल्ट्स कितनी ज़्यादा वोल्टेज होगी। तो इतनी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड को एयर विद स्टैंड कर सकती है, टॉलरेट कर सकती है विदाउट ब्रेक डाउन। ठीक है, उसको टॉलरेट कर सकती है। तो इसी तरह से हमारे पास कुछ और मटेरियल्स हैं, इसमें से याद नहीं आपने कुछ करना, बस रेंज को ध्यान में रखना है कि 10⁻6 वोल्ट मीटर के अराउंड इन सब की रेंज है। जैसे यहाँ पर एक है हमारे पास टेफ्लॉन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ देखिए 60, कितनी ज़्यादा, वो 3 थी, ये 60 × 10⁻6 वोल्ट पर मीटर है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब हम पोलराइजेशन की डेफिनेशन पे चलते हैं, जो एग्ज़ाम में अगर आपसे पूछे तो आपने क्या लिखना है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल मोमेंट्स ऑफ परमानेंट और इंड्यूस डाइपोल्स, परमानेंट हो गया हमारे पास पोलर के केस में, इंड्यूस हो गया नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के केस में, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ कॉल्ड पोलराइजेशन। तो ये पोलराइजेशन की डेफिनेशन है कि अलाइनमेंट जो होती है उनकी, दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन। पोलराइजेशन वेक्टर क्या है? पोलराइजेशन वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी, अब वो फिजिकल क्वांटिटी है विच मेजर्स द एक्सटेंट टू विच मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स बिकम पोलराइज्ड बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड और ओरिएंटेड इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, मतलब कि कितने मॉलिक्यूल्स हमारे पोलराइज हुए हैं। पी का जो फॉर्मूला है, पी का पोलराइजेशन वेक्टर का, दैट इज स्मॉल n इंटू पी। ठीक है, स्मॉल p। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसका एक और फॉर्मूला है डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पे n क्या है? n इज नंबर डेंसिटी, ये सब याद रखना, ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। नंबर डेंसिटी होता है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो पीज, कैपिटल पी स्मॉल पी बाई वी। स्मॉल पी भी बता देते हैं डाइपोल मोमेंट विच इज़ चार्ज ऑन द डाइपोल, दोनों में से एक चार्ज लेना होता है, इनटू लेंथ ऑफ द डाइपोल। ये हमने वैसे फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है डाइपोल मोमेंट। सो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब यहाँ पर हम इस फॉर्मूले से ना इसकी सिग्मा पी के साथ रिलेशन निकालते हैं, जो मैं कलर चेंज कर रहा हूँ ब्लू से उससे करूँगा यहाँ पे, ये एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना यहाँ बॉक्स बना देते हैं एक, उसके अंदर करते हैं, छोटा सा ही काम है। इस बॉक्स के अंदर अपना सारा ध्यान लेके आओ। कैपिटल पी वेक्टर इज़ स्मॉल पी वेक्टर डिवाइड बाय वी। स्मॉल पी वेक्टर इज़ क्यू, जैसे मैंने ऊपर लिखा क्यू इंड्यूस लिख लो आप, इनटू लेंथ। लेंथ की जगह यहाँ पे डी लिखा हुआ है तो मैं डी लेके चल रहा हूँ, सिंबल सेम ले रहा हूँ।
तो ये डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला बन गया। नीचे वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू डिस्टेंस। जैसे मान लो यहाँ पर हमारे पास एक शीट है ऐसे, तो ये वाला एरिया और ये वाला डिस्टेंस, इनको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो वॉल्यूम बन जाएगा डाइलेक्ट्रिक का। डी से डी कैंसिल हो जाएगा, क्यू आई बाई ए बचा, क्यू आई बाई ए चार्ज अपॉन एरिया, वो क्या होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, बट इसके पैर में आई लगाएंगे क्योंकि ये इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी है। सो क्या निकल के आया, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ग्रीन कलर में देखिए, इसके अंदर ही लिख रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पी वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा आई, किसी किसी बुक में इसको सिग्मा पी भी लिख देते हैं, चार्ज डेंसिटी ड्यू टू पोलराइजेशन सिग्मा पी, सिग्मा इज इंड्यूस सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन वेक्टर। इसकी एक ये रिलेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और रिलेशन है, पहले यूनिट देख लीजिए, इसका यूनिट बनेगा कूलम पर मीटर स्क्वायर, सिग्मा है ना सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो कूलम पर मीटर स्क्वायर, और इसका डिमेंशनल फार्मूला L-2 T1A1, ये आप निकाल सकते हो। ये छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपके लिए छोड़ी है, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कर दूंगा आपके लिए सॉल्व। ठीक है जी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि जो पोलराइजेशन वेक्टर होता है दैट इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ इंड्यूस चार्जेस, पी वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा पी। नाउ देयर इज अनदर रिलेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये जो पोलराइजेशन वेक्टर है ना, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। देखिए जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आप बढ़ाई जाओगे उतने डाइपोल्स और ज़्यादा ओरिएंट होंगे अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और उनकी ओरिएंटेशन बढ़ेगी। ठीक है, इसका मतलब है दे आर ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हम इंट्रोड्यूस करते हैं दो सिंबल्स के साथ, एप्सिलॉन नॉट एंड काई। एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वो आपको पता है। काई यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक सस्केप्टिबिलिटी होती है विच इज़ ए पैरामीटर ऑफ मटेरियल, तो ये मटेरियल पे डिपेंड करता है। डायमेंशनलेस कांस्टेंट है यहाँ पर ये, और ये लीनियर डाइलेक्ट्रिक्स के लिए डिफाइंड है। अब लीनियर का मतलब वही है जिसके अंदर पी वेक्टर ई वेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। अब यहाँ पर जो काई की डेफिनेशन है, यू कैन से इट इज़ पोलराइजेशन इंड्यूस्ड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। और इसकी एक और इंपॉर्टेंट रिलेशन है विच इज़ 1 प्लस काई। अगर हम काई में 1 ऐड कर दें तो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी आ जाएगी। ठीक है, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई। इसकी छोटी सी डेरिवेशन भी है जो मैंने नेक्स्ट शीट पे कर रखी है, फटाफट कर लेते हैं। देखिए बहुत आसान है। अभी तक हमने ये सीखा है कि अगर आपके पास इस तरह की कोई शीट है, डाइलेक्ट्रिक शीट, इंसुलेटर शीट, यहाँ मान लो पॉजिटिव चार्ज है इस पे इंड्यूस हो रखा, और इस साइड पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो रखा है, तो यहाँ पर एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी EI, और एक एक्सटर्नल फील्ड ऑलरेडी लगी हुई है विच इज़ E0। अभी तक हमने ये सीखा था, इस E0 की वजह से ही ये EI आई है, ये आपको पता लग गया आई होप। तो जो नेट फील्ड है यहाँ पर, जो बाकी बची फील्ड है वो कितनी होगी, E0 माइनस EI। तो ये बेसिक रिलेशन सबसे पहले याद रखेंगे। ठीक है, अब बड़ा सिंपल स्टेप्स हैं। EI को आपने सिग्मा पी बाय एप्सिलॉन नॉट पुट करना है। ये क्यों, दो पैरेलल शीट्स के बीच में, पॉजिटिव शीट और नेगेटिव शीट, उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है, वह सिग्मा ही सरफेस चार्ज डेंसिटी। बट हमारे पास बाउंड चार्जेस हैं। बाउंड चार्जेस मतलब जिसको मैं अभी सिग्मा आई बोल रहा हूँ या सिग्मा पी बोल रहा हूँ, तो मैं सिग्मा आई ले लेता हूँ यहाँ पे ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। तो सिग्मा आई बाय एप्सिलॉन नॉट मैंने यहाँ EI को पुट कर दिया। अब सिग्मा आई मेरे पास पोलराइजेशन वेक्टर के बराबर, अभी हमने प्रूव करा, हमने सिग्मा आई को P पुट कर दिया। अब P क्या है, P इज़ एप्सिलॉन नॉट काई E। अभी ये सब रिलेशन करिए ना, तो ये हमने P की वैल्यू पुट कर दी। एप्सिलॉन नॉट दोनों परमिटिविटीज़ कैंसिल हो गई हैं। ये वाला फैक्टर उठा के हम इधर ले गए तो 1 प्लस काई कॉमन आ जाएगा E, और E जो है E0 के नीचे चला गया, और E0 बाई E इलेक्ट्रिक फील्ड की जो रेशो है वही हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, ये आपको पता है। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K या एप्सिलॉन आर दोनों एक ही चीज़ है, सिंबल दोनों अलग अलग हैं, याद रखना। ये किसके बराबर होता है, रेशो ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड टू द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आफ्टर द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो ये हमारे पास K की डेफिनेशन भी है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने यहाँ पर इसको एप्सिलॉन पुट करा तो ये मेरे पास रिलेशन आ गया। छोटी सी डेरिवेशन है, अगर आपसे पूछ ली जाए तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट रिलेशंस जो भी हमने अभी तक सीखा, ये सब कुछ वही है, बट कुछ रिलेशंस हैं जो फिर से रिवाइज करनी पड़ेंगी। जैसे E0, ये मैं यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ। E0 मैंने बताया आपको V0 बाय D होगा, रिलेशन ऑफ पोटेंशियल विद इलेक्ट्रिक फील्ड,
और हमारे पास यहाँ पर एक और रिलेशन है इसकी ई नॉट की, विच इज़ सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा को आप पुट कर सकते हैं चार्ज अपॉन एरिया। तो ये सारी रिलेशन हमारे पास इन द अब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक है। लेकिन जैसे हमने डाइलेक्ट्रिक रखा तो ई बन गया ई नॉट माइनस ई आई, ये भी हमने करा। अब देखो यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं। ई नॉट हमारे पास क्या है, यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। ई नॉट है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट और ई आई है सिग्मा आई बाय एप्सिलॉन नॉट। तो जब हम इन दोनों को यहाँ पे यूज़ कर लेंगे तो ये बन जाएगा सिग्मा माइनस सिग्मा आई बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ये रिलेशन आ जाएगी। अब हम सिग्मा को क्यू बाय ए पुट करेंगे तो ये रिलेशन आ जाएगी, और ये वी बाई डी है। जब हमारे पास डाइलेक्ट्रिक रख देते हैं ना हम, तो पोटेंशियल चेंज हो जाता है, अभी हमने सीखा था। तो देयरफॉर ई इज़ ऑल्सो इक्वल टू वी बाई डी। तो ये सब रिलेशंस हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। कैपेसिटेंस क्या होती है इन द अब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक? C naught is equal to Q by V naught. In presence it will be C is equal to Qi minus Q minus Qi upon V naught। ये Q minus Qi क्यों आया? ये यहीं से आ रहा है बच्चे, ये हमारे पास इंड्यूस चार्ज की वजह से आया। तो ये बेसिक रिलेशंस आपने याद रखनी है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है विच इज़ रिलेशनशिप बिटवीन इंड्यूस चार्ज एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या सिग्मा आई एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वो यहाँ पर हमने करी हुई है ड्राइव, ये भी आप ध्यान से देख लो। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का दूसरा नाम डायलेक्ट्रिक परमिटिविटी है, इसको K से भी डिनोट कर सकते हैं, और अभी जैसे मैंने बताया ये ई नॉट बाई ई है। विदाउट डाइलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको ऊपर रखेंगे, विद इलेक्ट्रिक फील्ड विद डाइलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको नीचे रखेंगे, और ये रेशियो हमारे पास एप्सिलॉन आर है। अब इसकी वैल्यू अगर मैं ऊपर से निकालूँ, एप्स ई नॉट बाई एप्स ई है ना, ई नॉट बाई ई, ध्यान से देखो तो ये सब रिलेशंस वैलिड है। ई नॉट बाई ई, देखो यहाँ से ई नॉट बाई ई निकालना है, ये हमारा ई नॉट ये रहा और ई ये रहा। दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूँ, इन दोनों चीज़ों को आप डिवाइड करके देखो, ए एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, क्यू अपॉन क्यू माइनस क्यू आई बचेगा। और अगर मैं वापस से यहाँ पे एरिया से डिवाइड कर दूँ ऊपर नीचे, तो वो बन जाएगा सिग्मा ऊपर भी और नीचे बन जाएगा सिग्मा माइनस सिग्मा आई। तो ये हमारी रिलेशन है। तो हमारे पास जो इम्पोर्टेंट रिलेशन है वो ये है कि हमारा जो K है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू Q अपॉन Q माइनस क्यू आई, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पर थोड़ा हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये आ जाएगा के क्यू माइनस के क्यू आई इज़ इक्वल टू क्यू। यहाँ से क्यू आई निकालना है तो इसलिए हम क्यू आई वाला फैक्टर उधर ले जाएंगे, के क्यू माइनस क्यू इज़ इक्वल टू के क्यू आई, के से डिवाइड कर देंगे इधर। सो क्यू आई विल बी क्यू माइनस क्यू बाय के। जब आप के से डिवाइड करेंगे, क्यू कॉमन ले लेंगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा, आप लेके देख लीजिए। ठीक है, तो ये सिंपल सी डेरिवेशन है, बट फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है जो हम यहाँ पे लिख देंगे। इम्पॉर्टेंट रिलेशन कि इंड्यूस चार्ज जो होता है दैट इज़ टोटल चार्ज इनटू 1 माइनस 1 बाय के। ऐसे सिग्मा आई जो होगा सिग्मा 1 माइनस 1 बाय के। तो यहाँ पर अगर आप डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सब्स्टिट्यूट करोगे और आप जो इनिशियल चार्ज जो था हमारी मेटल की प्लेट्स पे वो आप सब्स्टिट्यूट करोगे, तो आपके पास इंड्यूस कितना होगा चार्ज वो आपको पता चल जाएगा। और इसी तरह से हमारे पास अगर हम सिग्मा आई लिखना चाहते हैं तो आप कुछ नहीं है, यहाँ पे क्यू आई के नीचे एरिया लगा दो, उधर क्यू के नीचे एरिया लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास से बन जाएगा सिग्मा आई इंड्यूस चार्ज डेंसिटी इज़ इक्वल टू सिग्मा विच इज़ फ्री चार्ज डेंसिटी इंटू 1 माइनस 1 बाय के। तो ये हमारा पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे फिनिश होता है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम कैपेसिटेंस पे वापस चलेंगे और देखेंगे कि अगर हम डाइलेक्ट्रिक को पार्शियली फिल कर दें बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर तो क्या कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होगा। फिर हम ये कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, ये कितने सारे डाइलेक्ट्रिक शीट्स हमने लगाए, कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट करनी है। फिर अगर हम पार्शियली की जगह फुली फिल कर दें कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में तो फार्मूला कैसे बनेगा। ये फार्मूला याद करने हैं, हम डायरेक्टली एग्जाम में या प्रॉब्लम्स में इनको अप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद अगर हम मेटल की प्लेट ले लें, अगर डाइलेक्ट्रिक की बजाय मेटल की प्लेट ले लें तो कैपेसिटेंस कितनी निकलेगी। मेटल की प्लेट से कम्प्लीटली फिल कर दें तो क्या होगा। तो ये सब चीज़ें हमने करनी है। देन फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब एक पे नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, फोर्स तो लगेगी ना दोनों के बीच में, तो ये फोर्स का फॉर्मूला भी हम ड्राइव करेंगे। देन देयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ एनर्जी स्टोर्ड इन द चार्ज कैपेसिटर। तो ये भी हम नेक्स्ट क्लास
में करने वाले हैं, जिसकी डेरिवेशन भी इम्पॉर्टेंट है और रिजल्ट्स भी इम्पॉर्टेंट हैं। तो उसके बाद लास्ट में सारा कुछ रिवाइज करते करते हम फिर देखेंगे व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। अब ये इफेक्ट सारे पैरामीटर्स पे देखेंगे जितने भी हमने पढ़े हैं, कि चार्ज के साथ क्या होगा, कैपेसिटेंस के साथ क्या होगा, वोल्टेज कितनी बढ़ेगी या कम होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या होगा और एनर्जी के साथ क्या होगा। तो ये प्रॉब्लम भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके +2 के बोर्ड एग्ज़ाम्स में काफ़ी बार पूछी जाती है। सो ये सब चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग।